हेलो दोस्तों। आज जानते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध का इतिहास। आज हम इस वीडियो में जानते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध कब से शुरू है और उसकी क्या वजह थी। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ यूक्रेन पर उसका पूर्ण आक्रमण कोई अलग थलग घटना नहीं थी। एक अर्थ में इसे एक स्वतंत्र यूक्रेन और मॉस्को में उसके पूर्व शासकों के बीच तनाव की बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। दोनों देशों के इतिहास सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उन संबंधों और उनके परिणाम स्वरूप होने वाले संघर्षों को सुलझाना राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर अक्सना सेविल द्वारा लिखित एक नई पुस्तक का केंद्र है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में लिखा गया है कि 2022 के आक्रमण के बाद सेवेल और पोपोवा ने युद्ध की उत्पत्ति से संबंधित मुद्दों के बारे में लेख लिखे, लेकिन वे इस आम दृष्टिकोण से निराश थे कि यह किसी तरह से रूस के प्रभाव के वैध क्षेत्र में नाटो का अतिक्रमण था, जो युद्ध के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार था। सेवेल कहते हैं, कई वर्षों तक इस क्षेत्र का अध्ययन करने वाले विद्वान होने के नाते वे जानते थे कि यह बहुत ही जटिल कहानी थी। पॉलिसी प्रेस ने उनसे संपर्क किया और परिणामस्वरूप पुस्तक दिखाती है कि युद्ध और यूक्रेन और रूस उनकी अपनी घरेलू राजनीतिक स्थितियों के बीच लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों का परिणाम है और कैसे व्लादिमीर पुतिन वास्तव में इस विचार के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे कि यूक्रेन अपना रास्ता खुद बनाएगा। मारिया पोपोवो और इतिहासकार नहीं, लेकिन इस बारे में बात करना चाहते थे कि इतिहास इस कहानी को कैसे प्रभावित करता है। यूक्रेन और रूस दोनों ही अपने उत्पत्ति कीवियन डच से मानते हैं, जो 9वीं शताब्दी में बना एक प्रारंभिक मध्ययुगीन राज्य था। उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जटिल सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बहुत बाद में खुद को रूसी या यूक्रेनी मानने लगे। आज यूक्रेन में रहने वाले लोग संभवतः खुद को पोलिश या रूसी, यहाँ तक कि ऑस्ट्रियाई भी मान सकते थे, अगर सदियों से भू राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग होती। लेकिन अंततः 19वीं सदी में यूक्रेनी राष्ट्रीय विचार का उदय हुआ। यह एक जैविक इतिहास प्रक्रिया थी जो जर्मन या लातवियाई राष्ट्रों के गठन से बहुत अलग नहीं थी। पुतिन कहते हैं कि लेनिन ने कृत्रिम रूप से यूनानी राष्ट्र और राज का निर्माण किया, लेकिन इस दृष्टिकोण के इतिहास का कोई आधार नहीं है। बोल्शेविकों को 1917 से 1921 तक पूर्वी रूसी साम्राज्य में गृह युद्ध के दौरान एक बहुत मजबूत यूक्रेनी राष्ट्रीय आंदोलन से लड़ना पड़ा था। 1920 के दशक की शुरुआत में लेनिन ने नेटिवाइजेशन के रूप में जानी जाने वाली नीति के माध्यम से जातीय समूहों के सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया, जो काफ़ी हद तक यूक्रेनी राष्ट्रीय लामबंदी द्वारा उत्पन्न कथित खतरे को बेअसर करने की रणनीति थी। पेरेस्ट्रोइका से पहले यूक्रेन में यूक्रेनी पहचान, जो तब सोवियत संघ के भीतर एक गणराज्य था, काफ़ी जटिल थी। वहाँ एक बहुत छोटा अल्पसंख्यक था तथा कथित असंतुष्ट, जिनके लिए यूक्रेनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण और यूक्रेनी संप्रभुता का लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण था। उन्हें सोवियत नेताओं द्वारा बुर्जुआ राष्ट्रवादी माना जाता था और सोवियत राज्य द्वारा उन पर अत्याचार किया जाता था। उनमें से कई गुलाग
में कई साल बिताए। 1930 के दशक के बाद के वर्षों में यूक्रेन में कई अन्य लोग रूसी बन गए, जब लेनिन की स्वदेशीकरण नीति को कम कर दिया गया, जिससे एकल सोवियत लोगों के निर्माण की आड़ में रूसीकरण को रास्ता मिल गया। इस सोवियत युग में आप वास्तव में रूसी बोले बिना अपने करियर में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इसलिए यूक्रेनी लोगों को एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा रूसी भाषा में काम करने के लिए तैयार हो गया था। रूस ने यूक्रेन के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की। दोहरी नागरिकता, क्षेत्रीय रूस नेतृत्व वाली राजनीतिक एकीकरण पहलों में भागीदारी और यूक्रेन में रूसी को दूसरी राजभाषा का दर्जा जैसी उन नीतियों के उदाहरण हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। अंत में पश्चिम अलग तरीके से काम कर सकता था। यह रूस को पहले और अधिक मजबूती से रोक सकता था अगर 2008 में जॉर्जिया पर आक्रमण के बाद नहीं तो 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के बाद। इससे पुतिन को 2022 में पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने से रोका जा सकता था, लेकिन पश्चिम ने विनम्रता दिखाई और रूस के साथ सहयोग करना जारी रखा, जिससे पुतिन का हौसला बढ़ गया। पीछे मुड़कर देखें तो एक अलग पश्चिमी प्रतिक्रिया एक और वैकल्पिक परिदृश्य था जो युद्ध से बच सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। युद्ध आखिरकार होकर के ही रहा। उन्हें लगा कि 2022 में आक्रमण करने वाले रूसी सैनिकों का यूक्रेन के लोग स्वागत करेंगे, वे परेड वर्दी पहनकर यात्रा करेंगे। लेकिन पिछले 30 वर्षों में यूक्रेनी राजनीतिक राष्ट्र की पहचान वरीयताओं और विचारों के क्रमिक विकास के कारण ऐसा स्पष्ट रूप से नहीं हुआ। पुतिन इस वास्तविकता को स्वीकार करने में पूरी तरह समस्त प्रतीत होते हैं और इस बात पर जोर देते रहते हैं कि यूक्रेन और रूसी एक ही लोग हैं। यही कारण है कि यूक्रेनवासी अभी भी लड़ रहे हैं, युद्ध को अस्तित्व के संघर्ष के रूप में देखते हैं, क्योंकि पुतिन अंततः यूक्रेनी राज्य और राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं। यही वास्तव में इस युद्ध का उद्देश्य है। यह नाटो के बारे में नहीं है, यह सैन्य ठिकानों के बारे में नहीं है, और न ही रूस द्वारा यूक्रेन के किसी हिस्से को नियंत्रित करने के बारे में है। यह वास्तव में यूक्रेन वासियों के बारे में है, उन्हें एक अलग और पृथक राष्ट्र और राज्य के रूप में अस्तित्व रखने का अधिकार है। अपनी पुस्तक में युद्ध से बचने के कई संभावित परिदृश्य सुझाते हैं। एक यह है कि अगर रूस पुतिन के अधिक एक पूर्ण निरंकुश शासन बनने के बजाय राजनीतिक प्रतिबद्धता की हद तक कायम रहता